बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमने कंटिन्यू करना है अपने लास्ट सेशन से। नेक्स्ट जनाब व्हाट वी हैव टू डिस्कस इज द हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ डिसऑर्डर्ड ईटिंग। अच्छा, अब डिसऑर्डर्ड ईटिंग के काफ़ी सारे लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं, होते हैं। इनफैक्ट फीमेल एथलीट्स को स्पेसिफिकली अभी हम फोकस कर रहे हैं फीमेल्स के अंदर। सबसे बड़ा जो हेल्थ इफेक्ट है उनको, दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, और फीमेल एथलीट्स के अंदर डिसऑर्डर्ड ईटिंग की वजह से दिस इज क्वाइट कॉमन। ठीक है, और इसकी जो रीजंस हैं वो लो बॉडी फैट लेवल्स हैं, रिस्ट्रिक्टेड कैलोरी इनटेक है, ट्रेनिंग वॉल्यूम या ट्रेनिंग इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा उसकी वजह से हो सकता है, स्ट्रेस है। अच्छा, स्ट्रेस, एक तो हमने साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की बात की थी ना, ऑफ कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग वेल और मीडिया और वो सारी लाइमलाइट में होने की। एक जो बेटे स्ट्रेस है वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस भी है। वो किस तरह से है, वो दो तरह से लिंक है। वो पहला लिंक ये है कि फीमेल्स हैं, डिसऑर्डर्ड ईटिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जैसे हमने अभी जिंक डेफिशिएंसी की बात की थी, कैल्शियम डेफिशिएंसी भी बड़ी कॉमन है और हो जाती है क्योंकि डिसऑर्डर्ड ईटिंग कर रहे हैं, हर चीज को बैलेंस में राइट प्रोपोर्शंस के अंदर नहीं ले रहे। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी है, बोन्स फ्रेजाइल हो गई, बोन्स वीक हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस ज्यादा हो जाता है, नंबर वन। और नंबर टू ये कि डेफिनेटली बीइंग एन एथलीट, जो इंजरी का रिस्क है, बोन्स की इंजरी का या बोन्स के जो फ्रैक्चर्स हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स का रिस्क वो ज्यादा होता है कंपेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल्स। तो उनकी वजह से उस वजह से भी उनको जो है ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, एक स्टडी का रेफरेंस दिया हुआ है जहाँ पे उन्होंने देखा कि लो बोन मिनरल डेंसिटी रनर्स के अंदर, उन रनर्स के अंदर ज्यादा थी जिनका मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज थी कंपेयर टू उन रनर्स के जिनकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज नहीं थी। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से इसके अलावा जीआई प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी कॉमन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होते हैं, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं हर एक को हो बट हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में, बाउल इश्यूज हो सकते हैं, साइकोलॉजिकली अगर देखें तो डिप्रेशन और एंजाइटी की हमने पहले भी बात की थी, वो हो सकते हैं। अच्छा, एनोरेक्सिक्स में बड़ा कॉमन होता है कि जी हाइपोटेंशन और हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड प्रेशर और लो ब्लड शुगर लेवल्स, ये बड़े कॉमन हो जाते हैं। जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो काफी ज्यादा कोल्ड रहती हैं। बुलिमिक्स के अंदर फिर ये होता है कि क्योंकि दे आर कॉन्स्टेंटली वॉमिटिंग और दे आर कॉन्स्टेंटली यूजिंग लेक्सेटिव्स, तो वहां पे फिर उनके स्टमक में पेन या इसोफेगस में पेन या समटाइम्स एसिडिटी बहुत होने की वजह से गर्ड की तरफ भी वो जा सकते हैं। टीथ की हमने बात की थी, डिके की, और इरोजन जो होना शुरू हो जाते हैं इनेमल का, वो प्रॉब्लम्स भी अपनी जगह है। तो काफी सारे हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस। हाउ कैन एथलीट्स विद डिसऑर्डर्ड ईटिंग कंटिन्यू ट्रेनिंग? अच्छा, उसके लिए जनाब ये है कि अगर एक एथलीट है जिसको ये डायग्नोज हो गया है कि उसको डिसऑर्डर्ड ईटिंग है, और ऑब्वियसली एथलीट है, उसका प्रोफेशनल कमिटमेंट है, उसने एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, वर्कआउट, ये सारी चीजें तो करनी ही है, तो उसके अंदर फिर ये है कि आपने इस चीज को जरूर माइंड में रखना है कि एक तो ये कि अगर वो आपके पास आता है एज ए स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, तो आपने उसको थोड़ा सा मोटिवेट करना है, क्योंकि जो विक्टिम्स होते हैं, सफरर्स होते हैं डिसऑर्डर्ड ईटिंग के, वो जनरली बहुत ज्यादा उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो बड़ी लो साइड के ऊपर होती हैं और लैक ऑफ मोटिवेशन उनके अंदर होता है। ठीक है, तो वो आपने कोशिश करनी है उनके अंदर थोड़ा सा उस चीज को स्टिमुलेट करने की। सेकेंडली, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपने उनको साइकोलॉजिस्ट के पास जरूर रेफर करना है ताकि उनका जो प्रॉपर वो ट्रीटमेंट है वो हो सके। थर्डली ये है कि आपने उनको सजेस्ट करने हैं ऐसे लाइट स्नैक्स जो ऑब्वियसली वो एनोरेक्सिक हैं या बुलिमिक हैं, तो सडनली ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो एकदम से बहुत ज्यादा हेल्दी और बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस और फुल ऑफ एनर्जी वो खाना खाना शुरू कर दें, बट डेफिनेटली स्लोली एंड ग्रेजुअली आपने उनको ऐसी ऑप्शंस बतानी है जिससे वो वापस नॉर्मल ईटिंग की तरफ अपना आना शुरू हो जाए। ठीक है,
तो ये आपने जरूर करना है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ब्लू बॉक्स दिया हुआ है 149 पेज नंबर के ऊपर, हैव यू गॉट डिसऑर्डर्ड ईटिंग। अच्छा, ये बेसिकली देयर आर 15 क्वेश्चंस गिवन, जिसमें से वो ये कह रहे हैं कि अगर तो आप ये सारे क्वेश्चंस अपने ऊपर अपने आप से पूछ सकते हैं। अगर तो आपको आपका आंसर इनमें से 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर यस है, तो फिर दैट मीन्स कि यू आर डेफिनेटली एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिसऑर्डर्ड ईटिंग, या शायद आपको ऑलरेडी है। तो अच्छा, कोई अल्टीमेट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं है, बट दिस गाइड कैन एक्चुअली हेल्प। एथलीट्स के लिए भी हम ये चीज यूज कर सकते हैं, और नॉर्मल कन्वेंशनल इंडिविजुअल्स के लिए भी हम इस चीज को टेस्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, 15 क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। हमारे पास जो भी क्लाइंट आया है, जो भी पेशेंट आया है जिसके ऊपर हमें डाउट है कि इसको डिसऑर्डर्ड ईटिंग हो सकती है, या वो खुद रिपोर्ट कर रहा है कि मे बी मुझे डिसऑर्डर्ड ईटिंग है, तो हम ये 15 क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं। अगर तो उसका आंसर 6 या उससे ज्यादा क्वेश्चन का येस में है, तो दैट मीन्स कि हम कि उस पेशेंट को या उस क्लाइंट को डिसऑर्डर्ड ईटिंग है। चलें जी, इसको हम जरा देख लेते हैं, और आपने भी मुझे बताया, जरा आप लोग अपने लिए भी मार्क करते जाएं इसको यस नो के साथ। 15 क्वेश्चंस जो हैं कि आपको या मुझे डिसऑर्डर्ड ईटिंग है या नहीं है। ठीक है जी, बड़ा इंटरेस्टिंग था। डू यू, फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू काउंट द कैलोरीज ऑफ एवरीथिंग यू ईट? नो, नेवर, मैं अपना तो कभी भी नहीं। ठीक है, सो मेरे लिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज नो। आप लोग अपना अपना नोट करते जाएं, इन पे स्कोरिंग करके फिर आपने मुझे बताना। सेकंड इज, डू यू थिंक अबाउट फूड मोस्ट ऑफ द टाइम? yes, ठीक है। अच्छा, मैं आई एम अ फूड लवर। ओके, नंबर 3, डू यू वरी अबाउट गेनिंग वेट? नो, नॉट एट ऑल। नंबर 4, डू यू वरी अबाउट और डिसलाइक योर बॉडी शेप? नॉट एट ऑल, डोंट गिव अ डैम। डू यू डाइट एक्सेसिवली? नेवर। Do you feel guilty during or after eating? Never, ever in my life. Do you feel your weight is one aspect of your life you can control? Yes. ठीक है। अच्छा जी, do your friends and family insist that you are slim while you feel fat? काश वो दिन आए। नहीं, बिल्कुल भी मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि मैं बहुत स्लिम हूँ, और मैंने कभी अपने आप को बहुत ज्यादा फैट फील भी नहीं किया। दोनों ही बातें नो है। अच्छा जी, डू यू एक्सरसाइज टू कंपनसेट फॉर ईटिंग एक्स्ट्रा कैलोरीज? Not for eating extra calories. No, no. Does your weight fluctuate dramatically? No. Do you ever induce vomiting after eating? Not at all. अच्छी भली ना शुक्रिया है तो अल्लाह की। अच्छा, have you become isolated from family and friends? Never. Do you avoid certain foods even though you want to eat them? Sometimes, maybe. Yes. Do you feel stressed or guilty if your normal diet or exercise routine are interrupted? No. Do you often decline invitations to meals and social occasions involving food in case you might have to eat something fattening? Not at all. कभी भी हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, सो मेरा कितना स्कोर आया? मेरा आया है 1 2 3 जी। किसी का आया 6 से इससे ऊपर? मेरा भी 3 आया अभी। सो आई एम सेफ इन टर्म्स ऑफ डिसऑर्डर्ड ईटिंग। मुझे डिसऑर्डर्ड ईटिंग नहीं है। किसी का आया 6 से ऊपर, या मे बी 5, अराउंड 5? नहीं है? जबरदस्त भाई, क्या बात है। सो कितने 19 लोग हैं 100%। अच्छा, मुझे मिला। तो एटलीस्ट हम 19 लोग सेफ हैं भाई। हमें कोई, हमें से किसी को डिसऑर्डर्ड ईटिंग या रिस्क ऑफ डिसऑर्डर्ड ईटिंग नहीं है, व्हिच इज समथिंग गुड। ठीक है। अच्छा जनाब, सो menstrual dysfunction and bone loss. Are female athletes at greater risk of menstrual dysfunction? Page number is 150. So yes, बहुत सारी स्टडीज में भी ये प्रूव हुआ है कि menstrual dysfunction उन फीमेल एथलीट्स में फीमेल एथलीट्स के अंदर ज्यादा कॉमन है। तो काफी सारी सर्विस और स्टडी से भी ये चीज पता चली है। मे बी ट्रेनिंग वॉल्यूम ज्यादा है, मे बी उनका कॉम्बिनेशन रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग, कॉम्बिनेशन ट्रेनिंग इंटेंसिटी, कॉम्बिनेशन
ओवर कॉशियस अबाउट बॉडी वेट, बॉडी इमेज, XYZ, जो भी सारी रीजन है तो हमने भी डिस्कस की। ठीक है, जनरली कॉम्बिनेशन की वजह से होता है, किसी एक रीजन की वजह से होना नॉर्मली मुश्किल होता है। अच्छा, ये भी फिर एक और बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होता है कि फीमेल्स, अच्छा हमारे पास तो अनफॉर्चुनेटली शायद कहना चाहिए, क्योंकि जो नेशंस बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स और इन चीजों की तरफ है वो ज्यादा फिटर, ज्यादा हेल्दियर हैं और उनके हेल्थ इंडिकेटर्स ज्यादा बेटर हैं, सो इसलिए मैं अनफॉर्चुनेटली का वर्ड यूज करूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास तो बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं है एथलीट्स में जाने का, बट जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके अंदर एथलीट्स काफी अर्ली ऑन एज से एथलीट्स के अंदर लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो अच्छा, जो फीमेल्स, जो गर्ल्स, यंग गर्ल्स प्री प्यूबर्टी एज से यानी 12-13 से पहले स्टार्ट कर देती हैं अपना ट्रेनिंग और एथलीट्स के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, उनको भी ज्यादा चांसेस होते हैं मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। ठीक है, और उनकी साइकिल्स ऑब्वियसली डिस्टर्ब होती हैं, और साथ में उनके जो फीमेल हार्मोन्स है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सारे के सारे भी उनके डिस्टर्ब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो बहुत बहुत छोटी एज से जो स्टार्ट करते हैं। आर डिसऑर्डर्ड ईटिंग एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन लिंक? यस, बिल्कुल है, काफी सारी रिसर्चेस ने इनका लिंक प्रूव किया है। और होता ये है, लिंक किस तरह से प्रूव होता है डिसऑर्डर्ड ईटिंग में और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन में? होता ये है कि हमारी बॉडी अडेप्ट करती है डिसऑर्डर्ड ईटिंग की वजह से, क्योंकि डिसऑर्डर्ड ईटिंग आप करें इसका मतलब है आपका कैलोरिक इंटेक बहुत ज्यादा लो है। जब कैलोरिक इंटेक बहुत ज्यादा लो होता है तो बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी उसको डिटेक्ट करती है, और बॉडी को पता है कि अब जो भी एनर्जी मेरे पास है, कैलोरीज तो आनी नहीं, एनर्जी कैलोरीज से मिलती है बॉडी को, फूड से मिलती है, तो बॉडी ये डिटेक्ट कर लेती है कि भाई एनर्जी या कैलोरीज या फूड तो आना नहीं, बंदा बहुत कंजूस है खाना खाने के मामले में, सो जो भी एनर्जी मेरे पास है उसको मुझे कंजर्व करना है। अब जब भी मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस तो इट रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, तो बॉडी क्या करती है कि मेंस्ट्रुएशन को शट ऑफ कर देती है सो एज टू कंजर्व मोर एनर्जी। ठीक है, तो दिस इज हाउ डिसऑर्डर्ड ईटिंग एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन इज लिंक्ड। और एग्जैक्टली मैकेनिज्म क्या होता है, होता यह है कि बेसिकली एक तरफ तो आपका है स्ट्रेस, वो स्ट्रेस हमने बात की थी, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी होता है और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस भी होते हैं फीमेल एथलीट्स के अंदर खासतौर पे। दूसरी तरफ आपके पास है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, यानी फीमेल एथलीट्स को जितने कैलोरीज रिक्वायर्ड है उससे वो कम कंज्यूम करें। सो ये दोनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो ये किस चीज को रिलीज करवाते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन। तो कॉर्टिसोल हार्मोन आपको पता है लेमैन के टर्म्स में कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन भी है, यानी जब स्ट्रेस होता है तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल को कौन रिलीज करते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स रिलीज करते हैं। जब एड्रीनल ग्लैंड्स कॉर्टिसोल को रिलीज करते हैं, जब कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है जिसको ब्रेन ने रिलीज करना होता है उसकी रिलीज कम होती है। जब भी कॉर्टिसोल की रिलीज ज्यादा होती है, कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन, स्ट्रेस हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन, उसकी रिलीज ब्रेन कम करता है। गोनाडोट्रोफिन हार्मोन जो है वो बेसिकली जब कम रिलीज होता है तो जो फीमेल हार्मोन्स हैं, नेमली LH, FSH, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो बेसिकली डिपेंड कर रहे होते हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन की रिलीज के ऊपर। जब गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कम अमाउंट्स में रिलीज होगा तो फीमेल हार्मोन्स, ये जो तीनों चारों मेजर फीमेल हार्मोन्स हैं, इनकी प्रोडक्शन डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये इनका एक्चुअल मैकेनिज्म है, ये इनका एक्चुअल लिंक। हाउ डज मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन कॉज बोन लॉस? अच्छा, वो कैसे करते हैं? ठीक है, सो होता ये है कि मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन का एक जो बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है वो है बेसिकली डिक्रीज इन बोन डेंसिटी। जब बोन मिनरल डेंसिटी डिक्रीज होती है तो रिस्क ऑफ स्ट्रेस फ्रैक्चर्स या रिस्क ऑफ अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन हमने अभी जैसे डिस्कस किया, उसके अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स भी कम हो जाते हैं। अच्छा, जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स कम होते हैं तो नेचुरली ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। आपको पता है फीमेल्स में भी जब मीनोपॉज होता है इन मे बी अर्ली 50s या मिड 50s, तो वहां पे उनकी जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन है वो कम होती है और उसकी वजह से वो ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। और फीमेल जैसे में ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी करवाती हैं अगर बाकी ट्रीटमेंट्स फेल हो जाते हैं। तो वहां पे फिर जो हमारी ईस्ट्रोजन लेवल्स लो होने की वजह से फीमेल्स को ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, हार्मोनल लेवल्स जब ड्रॉप करते हैं तो
ये भी होता है कि जो हमारा ओल्डर बोन्स का ब्रेकडाउन है वो भी इंक्रीज कर जाता है और जो न्यू बोन फॉर्मेशन है वो भी हमारी कम हो रही होती है, बोन टर्नओवर कम हो रहा होता है, ठीक है। और उसकी वजह से भी बोन मिनरल्स का लॉस होता है और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बोन मिनरल डेंसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ जो भी आप ट्रेनिंग करेंगे, एथलीट जो भी ट्रेनिंग करेगा उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि उस ट्रेनिंग की वजह से उसका रिस्क ऑफ स्ट्रेस फ्रैक्चर्स वो बढ़ जाता है, ठीक हो गया। तो ये भी प्रॉब्लम। अच्छा, इसके साथ ये होता है कि जो लंबर स्पाइन, जो हमारी बैकबोन के अंदर बोन मिनरल डेंसिटी डिक्रीज होती है, वो ये देखा गया है कि 20 to 30% कम होता है बोन मिनरल डेंसिटी ऐसे डिस्टेंस रनर्स के अंदर जिनको एमिनोरिया होता है, कंपेयर टू ऐसे डिस्टेंस रनर्स जिनको एमिनोरिया नहीं होता। यानी बैक में जो हमारा लंबर की जो बोन्स हैं उनके अंदर जो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स या सॉरी बोन मिनरल डेंसिटी है वो 20 to 30% कम होती है ऐसे डिस्टेंस रनर्स के अंदर जिनको एमिनोरिया है, जिनका मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन है, कंपेयर टू ऐसे डिस्टेंस रनर्स जिनको मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन नहीं है। Does menstrual dysfunction affect performance? Obviously menstrual dysfunction performance को negatively affect करता है। लो एस्ट्रोजन लेवल्स हैं, बोन मिनरल डेंसिटी कम है, ओस्टियोपोरोसिस ज्यादा है, इंजरी का चांस ज्यादा है, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स का चांस ज्यादा है, ट्रेनिंग इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ट्रेनिंग वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिससे ऑब्वियसली सारी चीजों से परफॉर्मेंस में डिप आएगा, परफॉर्मेंस में ड्रॉप आएगा। हाँ, ये जरूर होता है कि जैसे ही आपकी मेंस्ट्रुएशन रिज्यूम होती है तो आपकी परफॉर्मेंस वापस आ जाती है। हाउ कैन मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन बी ट्रीटेड? अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म का प्रॉब्लम है। इनिशियली आप अपने जीपी से कंसल्ट कर सकते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर जो आपका है वो फिर आपकी मेडिकल कॉजेज, एमिनोरिया की बहुत सारी मेडिकल कॉजेज भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ डिसऑर्डर टीचिंग की वजह से एमिनोरिया हो। सो जीपी आपका जो मेडिकल कॉजेज हैं उनको रूल आउट करने के बाद आपको फिर रेफर कर सकता है जिस किस्म का प्रॉब्लम है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास या आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास, वो फिर आपको ट्रीट करेगा अकॉर्डिंगली। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी वो रेफर करेगा अगर तो थोड़ा सा समझदार हुआ, सो दैट आप उसको कैल्शियम रिच डाइट, विटामिन डी रिच डाइट या कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी सप्लीमेंट्स, मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स या इनका कॉम्बिनेशन में सप्लीमेंट्स आते हैं, वो सारे आप इनको रेकमेंड कर सकते हैं। डाइट रिच इन दीज मिनरल्स वो आप इनको रेकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ साथ ट्रीटमेंट के साथ साथ फॉर द टाइम बिंग इन एथलीट्स को अपनी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी, ट्रेनिंग वॉल्यूम उसको भी कम करना होता है, सो एज टू regain the bone strength, ठीक है जी। बोन मिनरल डेंसिटी भी वापस बेटर हो सकती है with the supplementation and diet rich in these minerals, namely calcium, magnesium, vitamin D, phosphorus even helps, क्योंकि बोन्स के अंदर phosphorus का बैलेंस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है बोन्स की प्रॉपर फंक्शन। ठीक है जी, सो ये है जनाब हमारा टॉपिक। मेरा ख्याल हम इसको यहीं पे एंड करते हैं आज। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और अगर बेटे कोई क्वेश्चन है तो आप ठीक है जी, क्वेश्चन नहीं है प्रॉब्ली, तो ठीक है हम इसको एंड करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बेटे इसको कंटिन्यू करें। ओके, टिल देन टेक केयर, अल्लाह।